जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए। जब गूंज उठा नारा भारत माँ की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। कविता के ये अंश आज से करीब 50 साल पहले इमरजेंसी के दौरान लिखे गए थे। लेखक थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो उस वक्त एक छात्र थे, और इस कविता को लिखने का मकसद था इमरजेंसी का विरोध करने के लिए छात्रों और लोगों को एकजुट करना। इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई कविता आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साल 1975 भारतीय राजनीति के इतिहास का वो काला दिन जब आर्थिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से देश में इंदिरा गांधी की सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस्तीफा देने के बजाय इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। इस दौरान प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। ऐसे में सत्तावादी शासन का विरोध करने और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए कई लोगों और समूहों ने अहम भूमिका निभाई। इन्हीं में से एक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक नरेंद्र मोदी, जिन्होंने काले कानूनों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने पुलिस से छिपकर विपक्षी नेताओं को एकजुट करने और प्रतिरोध की भावना को बनाए रखने का काम किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जान की भी परवाह न करते हुए प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। इस बीच मोदी को किताब लिखने का मौका मिला, जिसे उन्होंने कड़े संघर्षों के बीच महज 23 दिनों में पूरा कर डाला। किताब का नाम था संघर्ष मां गुजरात। किताब लिखने के दौरान मोदी ने खाना तक नहीं खाया, नींबू पानी पीकर किताब को पूरा किया। इस बीच एक और किताब का प्रकाशन हुआ, जिसका नाम था आपातकाल के सेनानी नरेंद्र मोदी, जो मोदी की संगठनात्मक क्षमता और गुजरात में आपातकाल के खिलाफ भूमिगत आंदोलन के उनके नेतृत्व के विभिन्न तथ्यों को सामने लाती है। इस किताब के मुताबिक आपातकाल में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी थी बिना गिरफ्तार हुए आंदोलन के लिए जमीनी स्तर पर काम करना। आपातकाल के 21 महीनों के दौरान गुजरात का शायद ही कोई ऐसा इलाका रहा हो जहां मोदी ना गए हों। वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट यात्राओं के दौरान मोदी ने नई पहचान बनाई, बटुक भाई। लोग उन्हें बटुक भाई के नाम से जानने लगे। इस दौरान मोदी को भेष बदलने के लिए भी जाना जाने लगा। बात सितंबर 1976 की है। मोदी का भावनगर जेल में बंद विष्णु भाई पंड्या से संपर्क करना जरूरी हो गया था, लेकिन एक कार्यकर्ता का जेल के पास जाना मौत का सामना करने के समान था। इस जोखिम भरे काम को करने का जिम्मा खुद नरेंद्र मोदी ने संभाला और स्वामी जी का भेष रखकर जेल में अपने अनुयायियों से मिलने में सफल हुए। जेल में करीब 1 घंटे तक सत्संग की आड़ में कैदियों के साथ बैठक कर जेल से सुरक्षित बाहर आ गए। आपातकाल के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब नरेंद्र मोदी ने सरदार जी की भूमिका बनाकर काम किया। आपातकाल के सबसे खतरनाक चुनौतियों में से एक थी पुलिस व प्रशासन की नजरों से छिपकर विरोधी प्रकाशनों को जुटाना, छापना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ये खतरनाक जिम्मेदारी उस समय आरएसएस के सबसे सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक के कंधों पर आ गई, जो गिरफ्तारी और पकड़े जाने से बचने में कामयाब रहे, और वो थे नरेंद्र मोदी। मोदी जानते थे कि अगर सामग्री डाक से भेजी गई तो पूरा अभियान खतरे में पड़ जाएगा। इससे बचने के लिए मोदी ने अपनी योजना बनाई और कार्यकर्ताओं को अपने बैग में पुस्तिकाएं, प्रचुर किताबें रखकर राज्यों में फैलाने को कहा। कार्यकर्ताओं को हर संभावित खतरे से बचाने के लिए आपातकाल विरोधी प्रकाशनों को सीधे डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उन्हें हेयर कटिंग की दुकानें, संतों, उपदेशकों और पुजारियों तक पहुंचाई, ताकि लोकतंत्र की आग देश के हर कोने और हर समुदाय के बीच जलती रहे। इसके अलावा मोदी ने यह भी सुनिश्चित किया कि गुजराती और हिंदी के अलावा किताबों, मैगजीन और अन्य सामग्रियों का अनुवाद हो, ताकि बहुसंख्यक आबादी तक संदेश पहुंचाया जा सके। मोदी को गुजरात में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और सुरक्षा के आयोजनों का भी काम सौंपा गया था। इनमें से ज्यादातर नेताओं के खिलाफ अक्सर गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाते थे। इसलिए मोदी यह भी सुनिश्चित करते थे कि ऐसे नेताओं की सार्वजनिक सभाएं और बातचीत रोजाना कार्यकर्ताओं के घरों में सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से किए जाएं, ताकि जमा होने वाली भीड़ शोर न मचाए। बैठक के दिन जिस घर में बैठक होनी थी, वहां सत्यनारायण कथा या इसी तरह की कोई गतिविधि आयोजित की जाती थी। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो साल 1972 से 1976 के बीच गुजरात में 3 अलग अलग मंत्री बने। 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इस दौरान छात्रों और उनकी स्थिति पर सबसे बुरा असर पड़ा। 1973 तक एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आक्रोशित होने लगे। 1974 तक यह चिंगारी पूरे राज्य के शैक्षणिक संस्थानों फैल गई और इस तरह नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय नरेंद्र मोदी की उम्र महज 25 साल भी नहीं थी। वे कुछ साल पहले ही 1972 में आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर शामिल हुए थे। अपने गतिशील, रहस्यपूर्ण व्यक्तित्व, बोलने में माहिर, छात्रों के साथ अटूट बंधन के साथ साथ मोदी जल्द ही नवनिर्माण आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। नवनिर्माण आंदोलन की अपार सफलता ने बिहार में छात्रों के विरोध पर गहरा प्रभाव डाला और शैक्षणिक संस्थान इंदिरा गांधी शासन के खिलाफ विरोध के केंद्र के रूप में उभरने लगे। आंदोलन ने गुजरात सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और विधानसभा को भंग कर दिया, जिससे कांग्रेस विरोधी भावनाओं के लिए एक मिसाल कायम हुई। इसके बाद चुनाव हुए।
जिसके परिणाम स्वरूप गुजरात में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री थे बाबूभाई पटेल। इस दौरान केंद्र सरकार ने प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी, जिससे गुजरात के सीएम बाबूभाई पटेल जैसे राज्य के नेताओं के भाषणों की पूरी स्वीकृति मांगना भी शामिल था। जिसके बाद मोदी ने सेंसरशिप को दरकिनार करने के लिए रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि ट्रेनों में सरकार विरोधी साहित्य रखना और इन राज्यों में फैलाना। उन्होंने आंदोलन में शामिल विभिन्न क्षेत्रों और नेताओं के बीच संचार और समन्वित कार्रवाइयों को भी सुगम बनाया।